हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो चैप्टर में क्या था आपका, इसी का एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं, विद्रोही और राज। 1857 का विद्रोह देखा था हमने, 1857 का आंदोलन देखा था इस चैप्टर में, है ना। तो ये एक पार्ट तो हम लोग इसका कर चुके हैं। अब चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, कहाँ से देखना है तो इसको देख लेते हैं। चलिए, ये सारा कुछ हो चुका था आपका, निकल चुका था, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, ये भी चीज़ें आपकी हो चुकी थी, ये सारा कुछ देख चुके थे हम लोग। अवध में विद्रोह है, ये भी देख चुके थे। कहाँ से देखना था हमें, विद्रोही क्या चाहते थे। तो चलिए यहीं से देखना था, विद्रोही क्या चाहते थे। तो देखते हैं विद्रोही आखिर चाहते क्या थे, विद्रोह कर क्यों रहे थे। 1857 का जो विद्रोह था, ये लोग चाहते क्या थे। तो देखिए, बतौर विजेता कठिनाइयों, चुनौतियों और बहादुरी के बारे में अंग्रेजों की अपनी राय थी। देखिए, इसमें क्या था कि जो विद्रोही थे वो अपने ढंग से विद्रोह को देखते थे, और जो अंग्रेज थे वो अपने ढंग से देखते थे, है ना। सबका अपना अपना तरीका था देखने का। ऐसा होता है ना कि मान लीजिए बना दिया इस तरीके से, अगर आप इधर से देखेंगे तो इसको आप 6 बोलेंगे, और दूसरे साइड से देखने पर आप इसको 9 बोल देंगे। तो वही चीज़ थी कि अपना अपना तरीका था देखने का। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन पर्सन जो है किस तरीके से इस चीज़ को देखता था। बतौर विजेता कठिनाइयाँ, चुनौतियों और बहादुरी के बारे में अंग्रेजों की अपनी राय थी। वे विद्रोहियों को एहसान फरामोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे। क्या कहते थे, ये बहुत ही असभ्य और बर्बर लोग हैं, एहसान फरामोश हैं, हम लोगों ने इन पर एहसान किया हुआ है, हम लोगों ने इनको चीज़ें सिखाई हुई हैं, हम लोगों ने इनको सभ्य बनाया हुआ है, और अब ये लोग क्या कर रहे हैं, हम ही लोगों को परेशान करने में लगे हुए हैं। विद्रोहियों को चलने का एक मतलब यह भी था कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। वो जो मांग कर रहे थे उस चीज़ को ये लोग दबाना चाहते थे। कौन, अंग्रेज। कुछ विद्रोहियों को ही इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज कराने का मौका मिला। यूं ही विद्रोहियों में ज़्यादातर सिपाही और आम लोग थे। सब लोग कौन थे, एक तो सिपाही थे, क्योंकि सिपाहियों ने तो वहाँ से स्टार्ट ही किया था, कारतूसों से तो ये बात स्टार्ट ही हुई थी विद्रोह, है ना, कि हम कारतूस जो है मुँह से नहीं खींचेंगे, हम इन कारतूसों का उपयोग नहीं करेंगे, वरना क्या होगा, हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। तो वहाँ पे तो कौन था, सिपाही थे। और धीरे धीरे सिपाहियों के साथ साथ आम जनता भी जुड़ने लगी। क्यों, क्योंकि सिपाहियों में ज़्यादातर जो थे किसान ही थे, है ना, जो पढ़े लिखे नहीं थे। इस प्रकार अपने विचारों का प्रसार करने और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई कुछ घोषणाओं व इश्तहारों के सिवाय हमारे पास ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी जिनकी बिना हम देखिए इधर से चीज़ें नहीं थी जिनकी बिना पर हम विद्रोहियों के नज़रिए को समझ सकें। यानी देखिए, जो विद्रोही थे अभी तो था नहीं इनको कि भाई ये हम इतिहास रच रहे हैं, है ना, तो बढ़िया सी एक बुक लिख दें और रख दें कि हाँ आप लोग तब आए जब इसको पढ़ लेना। ऐसा तो कुछ था नहीं। तो क्या था, ये लोग ना तो पढ़े लिखे थे, बहुत आम जनता वाले लोग थे, तो इन लोगों के लिखित साक्ष्य तो ऐसे खास हमें मिले नहीं हैं, तो कुछ ही चीज़ें मिली हुई हैं, है ना। और इन लोगों को भी जो विद्रोह कर रहे थे, इन लोगों का भी प्रचार प्रसार करने के लिए ऐसी खासा चीज़ें उपलब्ध नहीं थी अच्छी खासी। तो ये लोग क्या करते थे, कुछ इश्तेहार इन लोगों ने निकलवाए, है ना, घोषणाएं कराई, जिसके जरिए और जनता इन लोगों के साथ जुड़ी। अब देखिए क्या था, इसलिए 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक और मजबूरन अंग्रेजों के दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ता है। विडंबना यह है कि इन स्रोतों से अंग्रेज अफसरों की सोच का तो पता चलता है, लेकिन इस बारे में ज़्यादा सुराग नहीं मिल पाता कि विद्रोही क्या चाहते थे। अब जैसे आप क्या करेंगे, आप जो सबूत हैं आपके पास वो अंग्रेजों द्वारा लिखित सबूत हैं, है ना, क्योंकि इन लोगों का क्या था कि जो अंग्रेज थे वो ब्रिटेन की महारानी को लिखते थे चीज़ें कि यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति है, क्योंकि महारानी तो कौन थी यहाँ की, वो ब्रिटेन की महारानी ही थी ना, तो उनको तो सूचना भेजनी पड़ती थी कि इस जगह पे जो है इंडिया में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उन लोगों का हमें लिखित साक्ष्य मिल गया। एकता की कल्पना देखिए, 1857 के विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना यहाँ कोई भेदभाव नहीं था। समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों और नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थीं, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावना का ख्याल रखा जाता था। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफा नुकसान बराबर था। नफा नुकसान यानी फायदा और नुकसान बराबर था, किनका, हिंदुओं और मुसलमानों का। और यहाँ इस विद्रोह में ना तो जाति देखी जा रही थी ना धर्म, हर जाति के लोग थे, हर धर्म के लोग थे,
है ना। इश्तिहारों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुसलमान अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व का गौरवगान किया जा रहा था। आगे देखिए, बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों ही दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। मोहम्मद और महावीर से इधर हिंदू और मुस्लिम धर्म का नाम लिया गया है। मोहम्मद मुस्लिम और महावीर हिंदू बताया गया है ना। तो हिंदू और मुसलमान नाम लिया गया है। देखिए अंक क्या है, अब इधर पे चीजें बताई गई हैं। दुहाई देती हुई जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन, देखिए क्या हुआ आंदोलन में, ये पूरा निकल गया इधर से। आगे देखिए, आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। अंग्रेज अब क्या कर रहे थे कि भाईचारे में फूटन डाल रहे थे हिंदू और मुसलमानों ने, और डाल भी ली थी अच्छी खासी तरीके से। जब तक 1947 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ, जब तक तो फूट पड़ चुकी थी, तब तो इंडिया और पाकिस्तान दो भागों में विभक्त हुआ, वरना क्यों बढ़ता, है ना। देखिए इसको, अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च कर दिए थे। उस समय के 50,000 खर्च किए थे इन लोगों ने, अंग्रेजों ने, सिर्फ हिंदू और मुसलमान की लड़ाई करवाने के लिए। उनकी यह कोशिश कैसी रही, नाकामयाब रही 1857 के विद्रोह के समय। लेकिन 1947 आते आते इन लोगों ने ये चीज़ कर ली कि हिंदू और मुसलमान में क्या हुआ, विभाजन हो गया। तो चलिए, इतनी चीज हो गई। उत्पीड़न की प्रतीकों के खिलाफ ये चीज बाद में देखेंगे, पैराग्राफ दिए हुए हैं कुछ, इन चीजों को देख लेते हैं। आजमगढ़ घोषणा पत्र 15 अगस्त 1947 का दिया हुआ है। आजमगढ़ घोषणा पत्र में क्या चीजें थी, विद्रोही क्या चाहते थे, तो आजमगढ़ घोषणा पत्र में बताई हुई हैं कुछ चीजें। इसके बारे में हमारी जानकारी, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इधर पर देखिए, यह सर्वविदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग, हिंदू और मुसलमान दोनों ही अधर्मी और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों की निरंकुशता व उत्पीड़न से सत्र हो चुके हैं, यानी बहुत परेशान हो चुके हैं। इसलिए देश के सभी धर्मांध लोगों को, खासतौर से जिनका मुस्लिम शाही परिवारों से ताल्लुक रहा है और जिन्हें लोगों का धर्म रक्षक और स्वामी माना जाता है, अपने जीवन और संपत्ति को जनता की कुशल क्षेम के लिए होम कर देना चाहिए। देखिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अरसा पहले अपने घर बार छोड़ चुके और भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रहे बहुत सारे हिंदू और मुसलमान मुखिया मेरे पास आए और उन्होंने इस भारतीय धर्म युद्ध में हिस्सा लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही मुझे पश्चिम से भी मदद मिल जाएगी। इसलिए जनता की जानकारी के लिए कई भागों का यह इश्तिहार जारी किया जा रहा है। यह सबका दायित्व है कि इसको गौर से पढ़ें और इसका पालन करें। इस साझा उद्देश्य में जो लोग अपना योगदान देना चाहते हैं लेकिन जिनके पास अपनी सेवाएं देने के लिए साधन नहीं है, उन्हें मेरी तरफ से दैनिक भोजन दिया जाएगा। और सबको मालूम हो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के प्राचीन ग्रंथ हैं। चमत्कार करने वालों के लेखन और भविष्य वक्ताओं में पंडितों की गणनाओं में सब में यह सहमति दिखाई देती है कि अब भारत में या कहीं भी अंग्रेज के पैर टिक नहीं पाएंगे। यानी हर जगह से विवाद स्टार्ट, हर जगह से विरोध स्टार्ट हो चुका था कि अंग्रेजों को भगाओ यहाँ से। इसलिए सबका फर्ज है कि वे अंग्रेजों का वर्चस्व बने रहने की सारी उम्मीदें छोड़ दें, मेरा साथ दें और साझे हित में काम करते हुए अपने व्यक्तित्व परिश्रम से बादशाही सम्मान के हकदार बने और अपने अपने लक्ष्य प्राप्त करने था। अगर यह स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ से चला जाएगा तो हमें इस मूर्खता का बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। यानी सीधी सी बात है कि हम सब जो हैं पूरी तरीके से इकट्ठे हो जाएं, एकता में हो जाएं, वरना बाद में क्या होगा, बाद में दिक्कत होगी, फिर आप अंग्रेजों को भगा नहीं पाएंगे। तो ये आज हमको घोषणा पत्र में ये चीज़ बताई गई थी। चलिए इसको आगे देखिएगा क्या है। जमींदारों के बारे में क्या चीज़ें लिखी थी। जाहिर है कि जमींदारी बंदोबस्त तय करने में अंग्रेजी सरकार ने बेहिसाब जमा यानी भू राजस्व थोप दिया था। बहुत ज़्यादा जमींदारों से भू राजस्व ले रहे थे, लोग टैक्स ले रहे थे और कई जमींदारों को बेइज्जत कर बर्बाद भी कर रहे थे। बकाया लगान की वजह से उनकी जागीरें नीलाम कर दी गई थी। हद तो यह है कि एक आम रैयत मतलब किसान, किसी जनाना नौकर या किसी गुलाम की ओर से दाखिल किए गए मुकदमे पर भी बाइज्जत जमींदारों को अदालत में घसीटा जाता था, गिरफ्तार किया जा रहा था, कैद खाने में डाला जा रहा था और बेइज्जत किया जा रहा था फालतू में, है ना। जमींदारों के बारे में दायर किए गए मुकदमों में
भारी खर्चे के स्टाम्प और दीवानी अदालतों के गैर जरूरी खर्चों का मकसद प्रतिवादियों को दरिद्र इनका ये था। ठीक है, जो लोग जो जमींदार इनकी बात नहीं मान रहे थे तो उनकी बेइज्जती कर रहे थे ये लोग। इसके बाद क्या था, जमींदारों के खजाने को स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों आदि के लिए चंदे के नाम पर हर साल खाली किया जा रहा था। इसी तरह की वसूलियों के लिए बादशाही सरकार में कोई जगह नहीं होगी। जमा हल्का रहेगा, जमा यानी टैक्स हल्का रहेगा। जमींदारों के हितों की रक्षा की जाएगी, है ना। तो ये इसमें आजमगढ़ घोषणा पत्र में लिखा हुआ था जमींदारों के लिए, क्या लिखा हुआ था कि आपसे जमा यानी आपसे टैक्स बहुत कम लिया जाएगा। दूसरी बात, जमींदारों के हितों की रक्षा की जाएगी और हर जमीन को अपनी जमींदारी में अपने ढंग से शासन करने का अधिकार हुआ। यानी जिसकी जमीन होगी वो अपनी तरीके से खेती करे, उसको जो करना है अपनी जमीन का करे। दूसरों पर जमीन पर दूसरों का कोई अधिकार नहीं होगा। तो ये जमींदारों के लिए घोषणा पत्र में लिखा हुआ था। अब देखिए दूसरी बात क्या थी कि व्यापारियों के बारे में क्या चीज लिखी हुई थी। इस अधर्मी और षड्यंत्रकारी ब्रिटिश सरकार ने नील, कपड़े, जहाज व्यवसाय जैसी तमाम बेहतरीन और बहुमूल्य चीजों के व्यापार का एक अधिकार स्थापित कर लिया था। एक अधिकार था इनका। आप नील उगाएंगे तो आपको किसको देना है, आप कहीं नहीं बेच सकते। किनको देना है, ब्रिटिश वालों को, है ना। अब छोटी मोटी चीजों का व्यापारी लोगों के लिए रह गया था, जैसे डाक खर्चना का वसूली और स्कूलों के लिए चंदे के नाम पर व्यापारियों के मुनाफे में से सेंध मारी जा रही थी। इन तमाम रियायतों के बावजूद व्यापारियों को 2 कौड़ी के आदमी की शिकायत पर गिरफ्तार किया जा रहा था। एक बहुत बड़ा व्यापारी है और कोई मामूली सा इंसान जाके उसकी गिरफ्तारी करवा देता है और उसको बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जत किया जाता है। ये कोई आम बात नहीं थी कि कोई आम व्यक्ति आपको जाके कोई भी शिकायत कर दे और आपको उठा के पुलिस ले जाए और बेइज्जती करे वहाँ पे। ये क्या था, ये अंग्रेजों का षड्यंत्र था। सीधा बेइज्जत किया जा रहा था। जब बादशाही सरकार बनेगी तो इन सारे फरीबी तौर तरीकों को ख़त्म कर दिया जाएगा और ज़मीन व पानी दोनों रास्तों से होने वाला हर चीज़ का व्यापार भारत के देसी व्यापारियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसलिए यह हर व्यापारी की जिम्मेदारी है कि वह इस जंग में हिस्सा ले और बादशाही सरकार की हर इंसानी और माली मदद करे, हर तरीके से मदद करे व्यापारियों की। इसको देखिए आगे, सरकारी कर्मचारियों के बारे में क्या लिखा हुआ था। अब यह राज की बात नहीं है कि अंग्रेज सरकार के तहत प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाले भारतीय लोगों को इज्जत नहीं मिलती थी। एक तो बड़े पद पर बिठाते नहीं थे और पद पे भी बिठाएंगे तो नीचे पद पे बिठाएंगे और फिर उनकी बेइज्जती करेंगे भारतीयों की। उनकी तनख्वाह कम थी, तनख्वाह भी नहीं देते थे ठीक से, और उनके पास कोई ताकत भी नहीं थी। दोनों महकमों में प्रतिष्ठा और पैसे वाले सारे पद सिर्फ अंग्रेजों को मिलते थे। एक तो पैसे वाला पद और बड़ा पद, सम्मान वाला पद, दोनों अंग्रेजों को देते थे। इसलिए ब्रिटिश सेवा में काम करने वाले तमाम भारतीयों को अपने मजहब और हित पर ध्यान देना चाहिए और अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी छोड़कर बादशाही सरकार का साथ देना चाहिए। उन्हें फिलहाल 200 से 300 रुपये प्रतिमाह की तनख्वाह मिलेगी और भविष्य में ऊंचे ओहदे की उम्मीद रखेंगे। कौन सरकारी कर्मचारी रख सकते हैं, लेकिन आप हेल्प तो करिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए हेल्प तो कर सकते हैं आप। ये चीज़ बता रहे हैं लोग। कारीगरों के बारे में क्या चीज़ लिखी, इनमें कोई शक नहीं कि इंग्लैंड में बनी चीज़ों को लाकर यूरोपियों ने हमारे बुनकरों, सूती वस्त्र बनाने वाले बढ़इयों, लोहारों, मोचियों आदि को बेरोजगार कर दिया। ये क्या करते थे, कच्चा माल भारत से लेते थे, समझना इसको, कच्चा माल भारत से ले गए। अब अपने वहाँ मशीनरी, जो इनका मशीन वाला था काम, उससे सामान बना के लाते थे, फिर वही सामान हमें बेचते थे। अब देखना इससे क्या होता था, जब ये लोग हमसे क्या करते थे, जब ये लोग हमसे कच्चा माल लेते थे तो ये सस्ता लेते थे, है ना। कैसा लेते थे, सस्ता। अब ये सामान ले गए अपने देश, इंग्लैंड ले गए। अब यहाँ से इन्होंने मशीनों के द्वारा क्या किया, मशीनों के द्वारा सामान को बनाया, यूज करने वाला सामान बनाया। अब ये वापस हमारे देश में लेके आए। अब जब वापस हमारे देश में लेके आए तो ये पक्का सामान है, और जब पक्का सामान है तब इसको बेचा तो फिर महंगा बेचा। देखना, इधर से सस्ता लिया कच्चा माल, इधर से भी फायदा हो गया, सस्ता कच्चा माल ले गए, ठीक है। और फिर क्या किया, इधर ले गए, मशीनों के द्वारा बनवाया और फिर लेके आए वापस हमारे देश में बना बनाया सामान और हम लोगों को महंगा दिया। मतलब दोनों तरफ से फायदा इन्हीं लोगों को हो रहा था। अब देखिए, कच्चा माल हमारे यहाँ से ले गए और मशीनों के द्वारा पक्का माल बनवा के लाए वहाँ से। अब वहाँ से क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ के आम आदमी या आम कारीगर थे, कौन लोग थे आम कारीगर, जो बुनकर थे, है ना, सूती कपड़ा बनाने वाले थे, और इसके अलावा बढ़ई थे, लोहार थे, मोची थे, इन सब लोगों का रोजगार जो है छिन गया। उनके काम धंधों पर इस तरह कब्जा जमा लिया कि देसी कारीगरों की हर श्रेणी भिकमंगों की हालात में पहुंच गई थी। इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी। और मेन चीज़ एक और थी, ये लोग तो मशीन के द्वारा सामान बनवा के लाते थे, तो वो तो क्या होगा,
बहुत साफ सुथरा सामान बनेगा, और जो लोग हाथ से बनाते थे उतना साफ सामान नहीं बन पाता था। तो हमारे यहाँ के जो लोग थे उनको भी जो है मशीनों के द्वारा बना हुआ सामान पसंद आता था। बादशाही सरकार में देसी कारीगरों को राजाओं और अमीरों की सेवा में तैनात किया जाएगा। इससे निसंदेह उनकी उन्नति होगी, इसलिए इन कारीगरों को अंग्रेजों की सेवा छोड़नी चाहिए। तो ये चीज़ किन को बोली गई? ये चीज़ बोली गई कारीगरों को बोली गई कि आप अंग्रेजों की सेवा छोड़िए, और जो हमारे यहाँ के राजा रहेंगे, बाकी जो हमारे यहाँ के अमीर रहेंगे, उनकी सेवा में आपको तैनात किया जाएगा और ज़िंदगी भर आपको रोजी रोटी दी जाएगी, आपका रोजगार नहीं छिनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे लोगों को अपने हाथों में लिया 1857 के विद्रोह ने। आगे देखिए, अब पंडित, फकीरों और अन्य ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में क्या बात लिखी थी आजमगढ़ घोषणा पत्र में। पंडित और फकीर क्रमशः हिंदू और मुस्लिम। पंडित लोग कौन थे? हिंदू धर्म से संबंधित थे, और फकीर मुस्लिम धर्म से। हिंदू और मुस्लिम धर्मों के अभिभावक थे। यूरोपीय दोनों धर्मों के शत्रु थे। इनका तो क्या था? हिंदू और मुसलमानों को लड़वाना। इन लोगों को क्या करना था? इन लोगों को तो अपने पैसे और बिजनेस से मतलब था, और क्योंकि फिलहाल धर्म के कारण ही अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छिड़ा हुआ था, इसलिए पंडितों और फकीरों का फर्ज है कि वे खुद को मेरे सामने पेश करें और इस पवित्र युद्ध में अपना हिस्सा निभाएं। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई थी आजमगढ़ घोषणा पत्र में। चलिए इसको देखिए आगे। सिपाही क्या सोचते थे? तो सिपाहियों ने तो क्या किया था? विद्रोह स्टार्ट किया था। तो ये लोग क्या सोचते थे? तो इस चीज़ को देख लेते हैं, क्या सोचते थे। विद्रोही सिपाहियों की एक अर्जी जो बच गई। एक सदी पहले अंग्रेज हिंदुस्तान आए और धीरे धीरे यहाँ फौजी टुकड़ियाँ बनाने लगे। इसके बाद वे हर राज्य के मालिक बन बैठे। हमारे पुरखों ने सदा उनकी सेवा की और हम भी उनकी नौकरियों में आए, है ना। ईश्वर की कृपा से और हमारी सहायता से अंग्रेजों ने जो चाहा वो इलाका जीत लिया। ईश्वर की कृपा तो बात की बात है, सबसे बड़ी कृपा थी हमारी खुद की, है ना। देखिए, उनके लिए हमारे जैसे हजारों हिंदुस्तानी जवानों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन ना हमने कभी पैर पीछे किए और ना कोई बहाना बनाया और ना ही कभी बगावत के रास्ते पर हम लोग चले। लेकिन सन 1857 में अंग्रेजों ने एक हुक्म जारी कर दिया कि अब सिपाहियों को इंग्लैंड से नए कारतूस और बंदूकें दी जाएंगी। नए कारतूसों में क्या मिलेगा? गाय और सुअर की चर्बी का मिला हुआ लेप लगा होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या थी कि जो गेहूं का आटा मार्केट में मिल रहा है उसमें गाय और सुअर की हड्डियों का चूरमा मिला हुआ है ना। वो चीज़ किसको खिलाई जाएगी? वो चीज़ यहाँ के हिंदू और मुसलमानों को खिलाई जाएगी। यानी इन सब का धर्म भ्रष्ट किया जाएगा। आंतरिक तरीके से आपको उपनिवेश बनाया जाएगा। आप फौज में हैं इनकी, तो आप इनके ही कपड़े पहनते हैं। आप इनके एरिया में काम कर रहे हैं तो इनके ही तरीके से रह रहे हैं। आप इनकी शिक्षा ले रहे हैं तो आप इनकी शिक्षा ले रहे हैं, तो माइंड से आप इनके ही तरीके से बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या था? आप पूरी तरीके से औपनिवेशिक हो रहे हैं। और अब लास्ट बात क्या थी कि अब आपका धर्म भ्रष्ट करने पे तुल गए, है ना। अब देखिए, ये चीज़ें पैदल सेना, घुड़सवारों और गोलंदाज फौज की हर रेजिमेंट में पहुंच गई। ये बात कि क्या हुआ है? सुअर और गाय की चर्बी का लेप है कारतूसों पर, और दूसरी चीज़ आटे में क्या मिला हुआ है? इनकी हड्डी का चूरमा। तो ये चीज़ पूरे सिपाहियों में फैल गई। उन्होंने ये कारतूस थर्ड लाइट कैवेलरी के घुड़सवारों को दिए और उन्हें दांतों से खींचने के लिए कहा। अंग्रेजों ने दिए और बोले खींचो इनको दांतों से। सिपाहियों ने इस हुक्म का विरोध किया और कहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका धर्म क्या होगा? भ्रष्ट हो जाएगा। इस पर अंग्रेज अफसरों ने 3 रेजिमेंटों के जवानों की परेड लगवा दी, सजाएं दी। 1400 सैनिक सिपाही यूरोपीय सैनिकों की दूसरी बटालियन में थे और घुड़सवार गोलंदाज फौज को तैयार कर भारतीय सैनिकों को घेर लिया गया। हर पैदल रेजिमेंट के सामने छर्रों से भरी 6 तोपें तैनात कर दी गई और 84 नए सिपाहियों को गिरफ्तार करके बेड़ियां डालकर जेल में बंद कर दिया गया। यानी जो पर्सन आगे आया या इन्होंने जिसको सेलेक्ट करके बोला कि इधर आओ और इसको कारतूस को खींचो, और वो पर्सन खड़ा रह गया, उसने कारतूस को नहीं खींचा, तो उसको फांसी लगा दी गई। यानी ताकि और सिपाहियों में डर पैदा हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहाँ तक लोगों को ये लोग डर पैदा करते? 84 लोगों को इन लोगों ने क्या किया? बंद कर दिया, गिरफ्तार कर लिया, बेड़ियां डाल ली। लेकिन क्या 1400 सैनिक, 1400 से 5000 सैनिक, 10,000 सैनिक, क्या पूरे इंडिया को ये लोग जेल में डाल सकते थे? नहीं ना। तो देखिए आगे क्या हुआ। फिर कहाँ थे हम लोग? यहाँ से देखिए, छावनी के सवारों को इसलिए जेल में डाला गया ताकि हम डर कर नए कारतूसों को दांतों से खींचें। इसी कारण हम और हमारे सारे सहोदर मतलब साथ में रहने वाले और जो लोग थे, इकट्ठा होकर
अपनी आस्था की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़े। हमें 2 साल तक युद्ध जारी रखने पर मजबूर किया गया। धर्म और आस्था के सवाल पर हमारे साथ खड़े राजा और मुखिया अभी भी हमारे साथ हैं और उन्होंने भी सारी मुसीबतें झेली हैं। हम 2 साल तक इसलिए लड़े ताकि हमारा अकायद यानी आस्था और मजहब दूषित ना हो। अगर एक हिंदू या मुसलमान का धर्म ही नष्ट हो गया तो दुनिया में बचेगा क्या? उस समय पे सबसे बड़ी बात क्या थी? धर्म। अगर धर्म भ्रष्ट हो गया तो कुछ नहीं बचेगा, इनका मानना ये था, है ना। तो ये चीज हो गई। अब देखिए क्या हुआ। उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज, जिसे विद्रोही क्या कहते थे? फिरंगी शब्द यूज करते थे, देखिए फिरंगी बोलते थे, से संबंधित हर चीज को पूरी तरह खारिज किया गया। जो भी ब्रिटिश राज से संबंधित था, यहाँ तक कि सड़कें पुल तक खोद दिए गए। क्यों? क्योंकि ये प्रतीक थे ब्रिटिश राज्य के। देसी रियासतों पर कब्जे और समझौतों का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों की निंदा की गई। विद्रोही नेताओं का कहना है कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अंग देखिए, लोगों को इस बात पर गुस्सा था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने बड़े बड़े भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया। जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, जिनकी जमीन थी, टैक्स ले लेके उनकी जमीन नीलाम कर दी और क्या किया? उन लोगों को भिखमंगा बना दिया। और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को तबाह कर डाला। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जाता था। फिरंगियों पर स्थापित और सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया गया। विद्रोही अपनी इस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे। वो फिर से अपनी वही दुनिया लाना चाहते थे, इंडियन वाली, है ना। इनको भगाना चाहते थे। विद्रोही उद्घोषणा इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए। अब इन लोगों को क्या लग रहा था कि इसी कारण हम लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं और वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। हिंदू और मुस्लिम धर्म खत्म करके ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे। लोगों को प्रेरित किया गया कि वे इकट्ठे मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत और असीमता के लिए लड़ें। यह व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई थी। क्या थी? ये सारे इंडिया की लड़ाई थी, लोगों की भलाई की लड़ाई थी। जैसा कि हम देख चुके हैं कि बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शक्ल ले रहे थे, जिनको अंग्रेजों के हिमायती या जनता का उत्पीड़न समझा जाता था। कई दफा विद्रोही शहर के संभ्रांत को जानबूझकर बेइज्जत किया जा रहा था। बड़े लोगों को जानबूझकर बेइज्जत किया जा रहा था, है ना। गांव में उन्होंने सूदखोरों के बही खाते जला दिए और उनके घरों को क्या किया? तोड़ फोड़ डाला। इससे पता चलता है कि विद्रोही तमाम उत्पीड़नों के खिलाफ थे और परंपरागत सोपानों यानी ऊंच नीच को खत्म करना चाहते थे। इसमें हमें एक वैकल्पिक दृष्टि, संभवतः एक ज़्यादा समतापरक समाज की कल्पना दिखाई देती है, पर यह सोच उनकी घोषणाओं में नहीं दिखाई देती। उनमें तो फिरंगी राज के खिलाफ तमाम सामाजिक समूहों को एकजुट करने का आह्वान किया गया। आगे देखिए क्या है। वैकल्पिक सत्ता की तलाश। इधर से देखिए, ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित की। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर आपके उस समय पर बड़े बड़े शहर थे, इस समय पर भी हैं, है ना। बेशक यह प्रयोग ज़्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इन कोशिशों से पता चलता है कि विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनः स्थापित करना चाहते थे। मतलब जो ब्रिटिश शासन चल रहा है, इससे पहले जो हमारी इंडिया की स्थिति थी, जो हम लोग यहाँ रहते थे, वही चीज़ फिर से लाना चाहते थे अंग्रेजों को भगाकर। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया। देखते हैं, विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई, भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया, लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए। इसके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की भी योजनाएं बनाई गई। सेना की कमान श्रृंखला तय की गई। इन सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से ही प्रेरणा ले रहे थे, मुगलों के समय से प्रेरणा ले रहे थे लोग, है ना। यह जगत उन तमाम चीज़ों का प्रतीक बन गया जो उनसे छिन चुकी थी। विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये संरचनाएं अंग्रेजों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई। अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। अवध का तो पूरा एक टॉपिक इन्होंने अलग से पढ़ाया हुआ है, जो हम लोग देख चुके हैं। अवध में सबसे लंबा प्रतिशोध चला, है ना। तो जो अवध है आज का आपका यूपी है, वहाँ लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजना बनाई जा रही थी और 1857 के आखिर तथा 1858 के शुरुआती महीनों तक हुकूम की श्रेणियाँ वजूद में रही थीं, है ना। दमन देखिए किस प्रकार से दमन रहा, विद्रोही ग्रामीण, और कुछ तो यहाँ पे छूटा नहीं है, इसको देख लीजिए
कि विद्रोह ग्रामीण में क्या विद्रोह चल रहा था। ग्रामीण अवध क्षेत्र से रिपोर्ट भेजने वाले एक अफसर ने क्या लिखा था, अवध के लोग उत्तर से जोड़ने वाली संचार लाइन पर जोर बना रहे थे। अवध के लोग गांव वाले हैं, ये गांव वाले यूरोपियों की पकड़ से बिल्कुल बाहर हैं, पल में बिखर जाते हैं, पल में फिर जुट हो जाते हैं। शासकीय अधिकारियों का कहना है कि इन गांव वालों को बहुत संख्या बड़ी हुई है और उनके पास बाकायदा बंदूकें हैं। बंदूकें तो ऐसी हैं कि इन्होंने शस्त्रागार को अपने ही कब्जे में ले लिया था। अंग्रेज वहाँ पे जो लगे हुए थे उनको मार दिया था। चलिए देखिए आगे। अब देखिए दमन किस प्रकार से रहा इस चीज़ को देखिए। 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद हैं उनसे साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं था। आसानी से नहीं कुचल सकते थे अंग्रेज कितने थे, क्योंकि पूरा इंडिया एकजुट हो चुका था, चाहे हिंदू या मुस्लिम। 1857 के विद्रोह में उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए, उपद्रव मीन्स होता है लड़ाई करना, उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए थे। मई और जून 1857 में पारित किए गए कई कानून के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। ओनली शक के हिसाब से जेल में डाल दिया लोगों को उठा के। कहने का मतलब यह है कि कानून मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई, नॉर्मल प्रक्रिया जो होती थी वो नहीं रही। शक है जेल में डाल दो। और यह स्पष्ट कर दिया कि विद्रोह की केवल एक ही सजा हो सकती है कि सजाए मौत, यानी डायरेक्ट फांसी दे दी जाती थी किसी को भी। शक है फिर भी फांसी दे दो। आगे देखिए, इन नए विशेष कानूनों और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे, लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया। एक तरफ कलकत्ता से और दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच किया गया। हालांकि पंजाब कमोबेश शांत था उस समय। पंजाब का देखिए अभी तक कहीं नाम नहीं आया है ना। दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हो गई। यानी क्या किया, उसको दिल्ली को कब्जे में ले लिया। दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी एक वजह यह थी कि पूरे उत्तर भारत की विद्रोही राजधानी को बचाने के दिल्ली में आ जमे थे। अब देखिए आगे, गंगा के मैदान में भी अंग्रेजों की बढ़त का सिलसिला धीमा रहा। अंग्रेज टुकड़ियों को हर इलाका गांव दर गांव जीतना था। आम देहाती जनता और आसपास के लोग उनके खिलाफ थे। जैसे ही उन्होंने अपनी उपद्रव विरोधी कार्रवाई शुरू की, अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं है, यानी ओनली सैनिक विद्रोह नहीं कर रहे हैं, बाकी पूरा ऑल इंडिया विद्रोह कर रहा है। ठीक है, वैसे आंदोलन से जूझ रहे थे जिसके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद था। सैनिक विद्रोह था लेकिन इनके पीछे बहुत बड़ा जन समर्थन था, हर व्यक्ति का जन समर्थन था। उदाहरण के लिए अवध में फोर्थिस नाम के एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थे। कितने? 3/4। अंदाजा लगा लिए, 4 भाग में से 3 भाग जो थे वो समर्थन कर रहे थे। इस इलाके को लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर ये अंग्रेज द्वारा अपने नियंत्रण में ले पाए। आगे देखिए, अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया, लेकिन यह उनका एकमात्र हथियार नहीं था। वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामियों और काश्तकारों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएंगी। यानी अब इन्होंने फूट डाली। जमींदारों से क्या बोला कि जो हमने आपकी ज़मीन खाई थी वो हम आपको लौटा देंगे, लेकिन आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को ज़मीन से बेदखल कर दिया गया था पहले, और जो वफादार थे उन्हें इनाम दिया था। जो अंग्रेजों के वफादार थे उनको इनाम दिए थे, बाकी को क्या किया था, उनकी ज़मीनें छीन ली थी। बहुत सारी ज़मीन या तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मर गए बहुत सारे ज़मींदार, है ना, या भागकर नेपाल चले गए थे। और वहाँ जब भाग के नेपाल चले गए, वहाँ खाने पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, तो क्या हुआ, बीमार और भूख के कारण मर चुके थे। आगे देखिए, विद्रोह की छवियाँ क्या थीं। हम इस विद्रोहियों की गतियों और उन पर किए गए दमन के तरीकों के बारे में किस तरह जान सकते हैं, तो देखते हैं किस तरह जान सकते हैं। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत कम दस्तावेज मौजूद थे। हमारे पास विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं तथा नेताओं के पत्र हैं, लेकिन अब तक ज़्यादातर इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्रवाइयों पर चर्चा करते आ रहे हैं।
विद्रोही जो थे वो गांव देहात के और सैनिक थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इतिहासकारों को कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं मिले हुए हैं। लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने कई लेटर लिखे, क्यों? क्योंकि वो महारानी को भेजते थे ब्रिटेन में, ठीक है, तो वो लिखित साक्ष्य इनको मिले हुए हैं। आगे देखिए, यह तो है ही कि इस बारे में सरकारी ब्यूरो में कमी नहीं है। औपनिवेशिक प्रशासन और फौजी अपनी चिट्ठियां, डायरियां, आत्मकथाएं और सरकारी इतिहासों में अपने अपने ब्यौरे दर्ज कर रहे थे। असंख्य मेमो और नोट्स, परिस्थितियों के आकलन एवं विभिन्न रिपोर्टों के जरिए भी हम सरकारी सोच और अंग्रेजों के बदलते रवैयों को समझ सकते हैं। आज इनमें से बहुत सारे दस्तावेजों को सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड पर केंद्रित खंडों में संकलित किया जा चुका है। ये दस्तावेज हमें अफसरों के भीतर मौजूद भय और बेचैनी तथा विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का पता देते हैं। ब्रिटिश अखबारों और पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियां छपीं, उनमें सैनिक विद्रोहों द्वारा की गई हिंसा को बड़े हर्ष और उल्लास शब्दों में छापा गया है। ये कहानियां जनता की भावनाओं को भड़काती थीं तथा प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांगों को हवा देती थीं। आगे देखिए, अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही हैं। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र पेंसिल से बने हुए आपको दिखेंगे, उत्कीर्णित चित्र बने हुए। इस पूरी बुक में भी आपके चित्र बने हुए हैं। आपके पास किताब हो तो देख लेना, वरना क्या है, PDF वगैरह डाउनलोड कर लेना। उस पर प्ले स्टोर पर डालना है NCERT बुक्स, पूरी आ जाएंगी PDF निकाल के। एक ऐप में पूरी PDF मिलेगी। हिंदी डाल देना, NCERT हिंदी बुक, है ना। पोस्टर बने हुए हैं, कार्टून भी चिढ़ाने के लिए बनाए गए और बाजार प्रिंट उपलब्ध है, ठीक है। आइए उनमें से कुछ को देख लेते हैं। तो देखते हैं, रक्षकों का अभिनंदन किस प्रकार किया जाता था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं पैदा होती थी। इनमें से कुछ में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है। 1859 में टॉमस जॉन्स आए। बारकर द्वारा बनाए गए चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ, यानी लखनऊ की राहत पर इन लोगों ने चित्र बनाया। चलिए इसको देखिए। इस श्रेणी का एक उदाहरण है, जब विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने, उस समय पर लखनऊ में कमिश्नर थे हेनरी लॉरेंस ने, ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में पनाह दे दी। बाद में लॉरेंस को तो मारा गया, क्योंकि इसने पनाह दी ईसाइयों को, तो उसको मार दिया गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रही। 25 सितंबर को जेम्स ऑट्रम और हेनरी हैवलॉक वहां पहुंचे और लोग वहां गए। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। 20 दिन बाद इन लोगों के पास हथियार थे। हथियार से मतलब इन लोगों के पास बंदूकें थी, ठीक है। अब जब ये लोग जो विद्रोह वाले लोग थे, उन लोगों को दूर से ही बंदूक चलाएंगे तो वो लोग तो तितर बितर होंगे ना। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि इन लोगों के पास बंदूकें थी। आगे देखिए, 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैंपबेल आया। भारी तादाद में सेना लेकर पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुड़वाया। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेरबंदी, उत्तर जीप का बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय की कहानी बन गई। जब ये आया तो इसने काफ़ी लोगों को बचा लिया, लेकिन विद्रोह खत्म नहीं हुआ। विद्रोह तब जाके खत्म हुआ जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में। बारकर की पेंटिंग कैंपबेल के आगमन के क्षण का जश्न मनाती है। इसमें पेंटिंग बनी हुई है, चित्र बने हुए हैं, इधर पे धुंधले दिख रहे हैं, ये चित्र बना हुआ है। द रिलीफ ऑफ लखनऊ का ये चित्र बना हुआ है, ये वाला। और भी चित्र यहाँ पे बने हुए हैं इस तरीके के, देखिए इधर से। बारकर की पेंटिंग कैंपबेल के आगमन के क्षण का जश्न मनाती हुई दिखाई गई है। कैनवस के मध्य में कैंपबेल, ऑट्रम और हैवलॉक, इन तीनों ब्रिटिश नायकों के नाम है, ठीक है। ये वहाँ के अफसर जो थे, ऑफिसर, उनके नाम दिए हुए हैं, कैंपबेल, ऑट्रम और हैवलॉक। इन तीनों ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं। उनके इर्द गिर्द खड़े लोगों के हाथों को देखने पर दर्शक की निगाह चित्र के मध्य भाग की तरफ चली जाती हैं। ये नायक एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ काफ़ी उजाला है। देखिए इधर पे आगे, जिनके अगले हिस्से में परछाई और पिछली तरफ टूटा फूटा रेजिडेंस दिखाई देता है। चित्र के अगले भाग में पड़े शव और घायल इस घेराबंदी के दौरान हुई मारकाट की गवाही देते हैं, जबकि मध्य भाग में घोड़ों की विजय तस्वीरें इस तथ्य पर जोर देती हैं कि अब ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण बहाल हो चुकी है। इस तरह के चित्रों से अंग्रेज जनता में अपनी सरकार के प्रति
भरोसा पैदा होता था। इन चित्रों से उन्हें यह लगता था कि संकट की घड़ी आ चुकी है और विद्रोह खत्म हो चुका है, अंग्रेज जीत चुके हैं। ये लोग ऐसे चित्र बनवाते थे कि जो और अंग्रेज थे वो देखते थे तो क्या सोचते थे, हम लोगों ने जो है भारतीयों को दबा लिया है। अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा क्या थी? देखिए, अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर पड़ता है। वे घटनाओं के बारे में लोगों की भावनाओं और सोच को तय करती हैं। भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सीखने की मांग करने लगी। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निस्सहाय बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगी। कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावना को आकार दिया है। इनकी भी जो है चित्रकारी की हुई है। आगे देखिए, जोसेफ नोएल पैटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम बनाई। ये स्मृति बनाई, ये चित्र यहाँ पे बना हुआ है, धुंधला है, दिखेगा नहीं ठीक से, ठीक है। इस चित्र में अंग्रेज औरतें और बच्चे घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाई दे रहे हैं। वे लाचार और मासूम दिख रहे हैं, मानो एक भयानक घड़ी की उनको आशंका लग रही है। भयभीत दिखाए गए हैं। आगे देखिए, ये जो चित्र बना हुआ है, इन मेमोरियम में भीषण हिंसा नहीं दिखती है, उनकी तरफ सिर्फ एक इशारा है। इसमें पूरी चीजें नहीं दिखाई गई, ये सिर्फ दिखाया गया है, एक इशारा दिया हुआ है कि इस तरीके से उस समय पर औरतें और बच्चे डरते थे, ये स्थिति थी। यह दर्शक की कल्पना को झंझोड़ती है और उसमें गुस्सा और बेचैनी का भाव पैदा करती है। इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया है, हालांकि विचित्र में आदर्श हैं, दिखाए नहीं गए हैं, ठीक है। पृष्ठभूमि में आप ब्रिटिश टुकड़ियों को रक्षक के तौर पर आगे बढ़ते देख सकते हैं। आगे देखिए, कुछ अन्य रेखा चित्र और पेंटिंग्स में हमें औरतें अलग तेवर में दिखाई दे रही हैं। इनमें भी विद्रोहियों के हमले में अपना बचाव करती हुई नजर आती हैं। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। मिस व्हीलर मध्य में दृढ़तापूर्वक खड़ी हुई है, चित्र नंबर दिखाया गया है, देख लेना किताब में। वह अकेली ही विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाती हुई अपनी इज्जत की रक्षा करती हुई दिखाई गई है। तमाम ब्रिटिश चित्रों की तरह यह भी विद्रोहियों को दानवों के रूप में दर्शाया गया है। चित्र में यहाँ 4 कद्दावर आदमी हाथों में तलवार और बंदूक लिए हुए दिखाए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, इधर पर प्रतिशोध और सबक। जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और सख्ते का माहौल बनता गया, बदले की मांग बुलंद होती गई। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों और खबरों ने एक ऐसा माहौल रच दिया जिसमें हिंसक दमन और प्रतिशोध को लाजमी और वाजिब माना जाने लगा। माहौल ऐसा था मानो न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को दी जा रही चुनौती को निर्ममता से कुचलना जरूरी है। विद्रोह से आतंकित अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजकता का प्रदर्शन करना ही चाहिए। मतलब ये लोग चाहते थे कि मतलब चाहे वो मार के काट के औरतों को मारें, बच्चों को मारें, लेकिन हमें जीतना है। ये स्थिति उस समय पर अंग्रेजों की, क्योंकि ये जनता से नहीं जीत पा रहे थे, है ना। ऐसा ही एक तस्वीर में दिखाया गया है हमें न्याय की एक रूप। इधर पे देखिए, आगे ये चित्र बना हुआ है, इधर पे देखिए, एक औरत दिखाई गई है जिसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्या है, एक ढाल ली हुई दिखाई गई है। उसकी मुद्रा आक्रामक है, उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और बदला लेने की तड़प दिखाई दे रही है और सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है, जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ भय से कांप रही है, दिखाया गया है। इनके अलावा भी ब्रिटिश प्रेस में असंख्य दूसरी तस्वीरें और कार्टून बनाए गए हैं जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिशोध की जरूरत पर जोर देते हैं। ये सब जो प्रतीक बनाए गए थे, जो पेंटिंगें बनाई गई थी, ये सारे ब्रिटिश वाले ही लोग बना रहे थे, है ना। तो वो अपने तरीके से बनाते थे। दहशत का प्रदर्शन देखिए। प्रतिशोध और सबक सिखाने की चाह इस बात में भी प्रतिबिंबित होती है कि विद्रोहियों को कितने निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा गया। जो लोग विद्रोह कर रहे थे, जो हमारे इंडिया के लोग थे, जो सिपाही थे, उनको कितनी बुरी तरीके से मारा गया, है ना। उन्हें तोपों के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। इन सजाओं की तस्वीरें आम पत्रकारों के जरिए दूर दूर तक पहुंची। इस तरीके से मारते थे। दया के लिए कोई जगह नहीं थी अंग्रेजों में। जब प्रतिशोध के लिए ही शोर मच रहा था, ऐसे समय पर नर्म सुझाव मजाक का पात्र बनकर ही रह जाते थे। जब गवर्नर जनरल कैनिन ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, तो ब्रिटिश प्रेस में उनका मजाक उड़ाया गया। हास्यपरक व्यंग की ब्रिटिश पत्रिका पंच के पन्नों में प्रकाशित एक कार्टून में कैनिन को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया था। मतलब कैनिन क्या था, उसको दया आ गई। जो कैनिन वायसराय था, उसको भारत के लोगों पर दया आ गई। तो अंग्रेज के लोगों ने क्या किया,
उसका मजाक, पूरी ब्रिटिश प्रेस में उसका मजाक बनाया गया। लेकिन क्या हुआ कि हास्यपरक व्यंग मतलब मजाक के तौर पर इसकी जो है ब्रिटिश पत्रिका में फोटो छपाई गई और भव्य ने एक बुजुर्ग के रूप में उसको दर्शाया गया। उसका हाथ एक सिपाही के सर पर और अभी भी नंगी तलवार और कटार लिए हुए और दोनों से खून टपक रहा है, इस तरीके का चित्र दिखाया गया। यह एक ऐसी छवि थी जो उस समय की बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों में बार बार सामने आ रही थी। मतलब अगर कोई अंग्रेज चाहे कि भारतीयों को भाई उस पर दया आ जाए तो और अंग्रेज उसका मजाक उड़ाते थे। राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना देख लीजिए। 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तार दृश्य जगत बुन रहा था। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बताया गया है। ये जो आपका 1857 का विद्रोह है, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है। इस चीज को याद रखना किया जाता है, जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासक के खिलाफ क्या किया, शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। इतिहास लेखन की तरफ और साहित्य में भी 1857 की स्मृति यानी याद को, स्मृति मतलब होता है याद, मेमोरी को जीवित रखने में योगदान दिया। विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जा रहा था जो देश के रण स्थल की तरफ ले जा रहे थे। उन्हें लोगों की दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करके चित्रित किया गया था। एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली रानी के शौर्य का गौरवगान करते हुए कविताएं लिखी गई थीं। रानी लक्ष्मीबाई, इधर पे देखिए, रानी झांसी को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया गया था जो दुश्मनों का पीछा करते हुए और ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाती हुए आगे बढ़ रही हैं। देश के विभिन्न भागों में बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों को पढ़ते हुए बड़े खुश हो रहे थे। तो ये जो आपकी देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी, ये लाइन किसने लिखी है? तो ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की बुक में मिलती है। ये इसने सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी, इन्होंने झांसी की रानी के लिए लिखी हुई थी ये लाइन, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को पाया फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार किए हुए दिखाया गया है, हाथ में तलवार लिए हुए। अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध का प्रतीक बताया है, इस तरीके से दिखाया हुआ है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार इन घटनाओं को कैसे देखते हैं, उनके एहसास क्या थे और वे क्या चाहते थे। वो जिस तरीके से माइंड में सोचते हैं, जिस तरीके से फील करते हैं, उसी तरीके से अपनी चित्रकारी करते थे। इन चित्रों कार्टूनों के माध्यम से हम उस जनता के बारे में जान सकते हैं जो उन चित्रों की तारीफ या आलोचना करती थी, उनकी नकलों को खरीदकर घरों में सजाती थी। ये तस्वीर केवल अपने समय की भावनाओं और एहसासों को ही प्रतिबिंबित नहीं कर रही हैं, उन्होंने संवेदनाओं को भी शक्ल दी हुई है। ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से उत्तेजित वहाँ की जनता विद्रोहियों को भयानक बर्बरता के साथ कुचल डालने के लिए आवाज़ उठा रही थी। अब ब्रिटेन के लोग थे तो वो क्या सोच रहे थे कि हमारे अंग्रेजों को ये मार रहे हैं, तो वो लोग क्या चाहते थे कि सारे जो है ये जो विद्रोही खड़े हुए हैं, जो सिपाही हैं, जो भारत के लोग हैं, इनको सबको मार दिया जाए। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी चित्र हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में मदद कर रहे थे। अब देखिए आगे, यहाँ पे चैप्टर आपका खत्म हो गया। काल रेखा देख लीजिए कि कब क्या हुआ। तो देखिए, अवध में बेलेजली द्वारा सहायक संधि कब लागू की गई? 1801 में। नवाब वाजिद अली सराय को गद्दी से कब हटा दिया गया? अवध का अधिग्रहण कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा 1856 में। अंग्रेजों द्वारा अवध में एक मुश्त लगान की बंदोबस्त व्यवस्था लागू कब की गई? मेरठ में सैनिक विद्रोह 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ। दिल्ली रक्षक सेना में विद्रोह बहादुर शाह को सांकेतिक नेतृत्व स्वीकार कर दिया गया। उनको क्या किया गया? इनको बहादुर शाह जफर को 1857 विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए बोला गया। वो 11 और 10 मई को। अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, एटा में सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो सभी 1857 की ही बात है। लखनऊ में विद्रोह कब हुआ? सैनिक विद्रोह एक व्यापक जन विद्रोह कब बदला? चिन्हाट के युद्ध में अंग्रेजों की हार कब हुई, है ना? युद्ध में रानी झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई? युद्ध में शाहमल की मृत्यु कब हुई? तो ये सारी चीज़ आपकी लिखी हुई है। ये टाइम लाइन देख लेना एक बार। इधर से आपको क्वेश्चन आंसर हैं। ये विद्रोहियों के कुछ चेहरे दिखाए गए हैं। चलिए, चैप्टर आपका इधर से खत्म होता है। अब मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।